फिल्म की शुरुआत बर्लिन के एक पुराने पब से होती है, जिसकी दीवार में एक अजीब सा छेद है, जिसका मालिक ओवेन नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति है। एक तूफानी रात, नील नाम का एक लड़का पब में आता है और बेसमेंट में महिला से मिलने की जिद करता है। लेकिन ओवेन मना करते हुए उसे कहता है कि उसे उस दरवाजे से शांति नहीं मिलेगी, केवल दर्द और पीड़ा मिलेगी। इसके बाद नील उसे 2000 यूरो की पेशकश करता है और समझाता है कि वह सिर्फ अपनी मरी हुई पत्नी को अलविदा कहना चाहता है। लेकिन ओवेन अपने फैसले पर अडिग रहता है और उससे कहता है कि वह दोबारा यहाँ वापस ना आए। नील के जाने के बाद ओवेन इस जगह के भविष्य में होने वाले मालिक के लिए एक वीडियो संदेश बनाता है। वह बताता है कि संपत्ति के साथ बैगहेड नामक एक व्यक्ति आती है जो बेसमेंट में रहती है और बहुत खतरनाक है, और जो कोई भी इस संपत्ति के कागजात पर हस्ताक्षर करेगा वह बैगहेड का गार्डियन भी बन जाएगा। बैगहेड बेसमेंट से भागने और दुनिया में उद्यम करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, लेकिन इसे रोकना गार्डियन का काम है। और गार्डियन इस घर से दूर नहीं रह सकता, नहीं तो बीमारी से उसकी मौत हो जाएगी। आगे वो बताता है कि वह आज रात बैगहेड के अभिशाप को समाप्त करने की कोशिश करने वाला है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह जीवित रहेगा या नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद ओवेन तहखाने में जाता है, जहां हमें एक विक्षिप्त और राक्षसी महिला दिखाई देती है जो अपनी कुर्सी से बंधी हुई है। फिर वह श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने की उम्मीद में पूरी जगह को जलाने की कोशिश करता है। दुर्भाग्य से यह काम नहीं करता और ओवेन जलकर मर जाता है, जबकि बैगेट पूरी तरह जीवित रहता है। फिर सीन लंदन में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम आयरिस नाम की एक लड़की और उसकी सबसे अच्छी दोस्त केटी को देखते हैं। आयरिस आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। किराया न चुकाने के कारण उसे हाल ही में बेदखल कर दिया गया था और अब वह रहने के लिए जगह तलाश रही थी। तभी उसे एक वकील का फोन आता है। वह उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में बताता है और उसे जल्द से जल्द आने के लिए कहता है। अगले दिन आयरिस बर्लिन के लिए उड़ान भरती है और अपने पिता के जले हुए बेजान शरीर को देखकर भयभीत हो जाती है। आयरिस ओ वेन की बेटी होती है, जिसकी शुरुआत में ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक एक दूसरे को नहीं देखा था। वकील ने खुलासा किया कि उसे अपने पिता से संपत्ति विरासत में मिली है और आयरिस को उम्मीद नहीं थी कि उसका बूढ़ा बाप उसके लिए कुछ छोड़कर चला जाएगा। वह यह भी नहीं जानती कि उसके पिता के पास एक पुराना पब है और वकील उसे उस जगह का दौरा कराता है। वह बताते हैं कि इसकी कई सुविधाएं खराब हो गई हैं और इसके रेनोवेशन के लिए काफी पैसे की जरूरत है, इसलिए वह एक खरीदार ढूंढ लेगा और इसे जल्द से जल्द बेचने की व्यवस्था करेगा। हालांकि आयरिस उससे कहती है कि वह अभी यह निर्णय नहीं लेना चाहती है और कुछ समय मांगती है। वह बेघर होने के कारण रात को वहीं रुकने का फैसला करती है। हालांकि वकील इस विचार से खुश नहीं होते, लेकिन वह उसे मना भी नहीं कर सकते थे। उस शाम आयरिस केटी को फोन करती है और बताती है कि उसके पिता ने उसे कई साल पहले छोड़ दिया था, इसलिए उनके जाने के बाद उसे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। केटी ने जोर देकर कहा कि इस कठिन समय में उसे अकेले नहीं रहना चाहिए और जल्द ही बर्लिन में उसके साथ होने का वादा करती है। आधी रात के आसपास केटी गहरी नींद में सो रही थी, तभी तहखाने से आने वाली अलार्म घड़ी की आवाज से चौंक जाती है। उत्सुकतावश वह बिस्तर से उठती है, लेकिन देखती है कि आसपास कोई नहीं है। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वह आखिरकार तहखाने के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे पर कुछ मंत्र लिखे हैं, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास अभी तक चाबियां नहीं है। तभी अचानक उसे अपने घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और वह जांच करने जाती है। वह नील होता है और आयरिस उससे बेहद डर जाती है। लेकिन नील स्पष्ट करता है कि वह उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं आया है और वह सिर्फ तहखाने में महिला से मिलना चाहता है। आयरिस कंफ्यूज हो जाती है और दावा करती है कि यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो बताता है कि उसके तहखाने में एक महिला है और उसे 4000 यूरो की पेशकश करता है, और यहाँ तक कि अगर वह उसे तहखाने में जाने देती है तो वह उसे और पैसे देने का भी वादा करता है। बड़ी मात्रा में पैसे देखकर आयरिश उसे स्वीकार कर लेती है, क्योंकि इससे उसे इस गंभीर परिस्थिति में बहुत मदद मिल सकती है। वह नील से कहती है कि उसके पास अभी बेसमेंट की चाबी नहीं है, लेकिन वह उसे कल फिर आने के लिए कहती है।
अगली सुबह आइरिस वकील से मिलती है और अपने पिता की पुरानी जगह को बेचने के बजाय उसमें रहने की इच्छा व्यक्त करती है। इससे वकील को निराशा होती है, लेकिन वह उसका मन बदलने की कोशिश नहीं करता। वह उसे एक पुराना दिखने वाला डीड पेपर देता है, जिस पर वह उस संपत्ति की मालिक बनने के लिए हस्ताक्षर करती है। वह उसे चाबियां और एक कैसेट भी सौंपता है, जो बताता है कि ओवेन ने नए मालिक के लिए छोड़ा है। उस शाम केटी भी बर्लिन पहुंच जाती है। इसके बाद आइरिस नील के बारे में बात करती है, जिसने उसे 4,000 यूरो दिए और बताया कि उसके बेसमेंट में कोई रहता है। इस पर केटी कहती है कि अगर यह सच है तो यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है, लेकिन आइरिस दावा करती है कि वे इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वह शर्त लगाती है कि कई लोगों ने उसके पिता को सिर्फ वहां जाने के लिए पैसे दिए होंगे। थोड़ी देर बाद नील आता है और वे तीनों तहखाने की ओर चले जाते हैं। कमरे में बहुत अंधेरा होता है और यहाँ उन्हें कमरे के बीच में दो कुर्सियां मिलती हैं। हालांकि नील का ध्यान दीवार पर एक बड़े गैप की ओर जाता है और वह किसी को बाहर आने के लिए बुलाता है। लड़कियां उस पर विश्वास नहीं करती और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक वे बैगहेड को अपनी ओर आते देखते हैं। उसके सिर पर एक बैग होती है और वह काफी विक्षिप्त लग रही थी। बैगहेड नील की आज्ञाओं का पालन नहीं करती और आइरिस के पास जाती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब आइरिस उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, तो वह उसकी आज्ञा का पालन करती है। फिर आइरिस उसे कुर्सी पर बैठने का आदेश देती है। इसके बाद नील उसके सामने बैठता है। वह उसे अपनी दिवंगत पत्नी सारा की अंगूठी देता है और बैगहेड उसे उसके मुंह के अंदर डालती है। नील ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो बैगहेड को कुर्सी से बांधने के लिए आगे बढ़ता है। उसके हाथ धीरे धीरे बदलते हैं और नील उसके सिर से बैग हटाता है। तभी उसे अपनी माँ मिलती है, जिसका 20 साल पहले निधन हो गया था। नील को समझ में नहीं आता कि उसकी माँ क्यों प्रकट हुई, क्योंकि वह सारा को देखना चाहता था। इसलिए वह अपनी माँ से पूछता है कि उसने उस समय अपनी जान क्यों ली। लेकिन माँ उसे बहुत स्पष्ट उत्तर देती है। लगभग 2 मिनट के बाद उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वह नील से कहती है कि वह कभी बच्चे नहीं चाहती थी और इसीलिए वह उससे नफरत करती थी। लेकिन अब वह उसे चूमना चाहती है। अचानक वह कुर्सी से गायब हो जाती है और फिर सामने आ जाती है। वह उसे जमीन पर पटक देती है और उसके मुंह से पानी छोड़ देती है। इधर आयरिस उसे रुकने का आदेश देती है और बैग फिर से उसके सिर पर रख देती है। एक बार फिर बैगहेड उसकी बात मानती है और दीवार के बड़े छेद में लौटने से पहले वह सारा की अंगूठी लौटा देती है। तहखाने से बाहर निकलने के बाद नील को पता चलता है कि उसकी मां क्यों प्रकट हुई थी, क्योंकि अंगूठी सारा को देने से पहले मूल रूप से उसकी मां की थी। नील यह भी खुलासा करता है कि वह उन्हें यह बताना भूल गया कि किसी मृत व्यक्ति के साथ 2 मिनट से अधिक बातचीत नहीं हो सकती, क्योंकि उसके बाद बैगहेड आत्मा पर नियंत्रण कर लेगी और आक्रामक हो जाएगी। असफल प्रयास के बावजूद नील सारा से मिलने पर अड़ा हुआ है, क्योंकि वह उसे बहुत याद करता है। आइरिस मना कर देती है, क्योंकि वह पहले ही काफी कुछ देख चुकी थी। लेकिन नील उसे पैसे देता है और कहता है कि वह केवल अपनी पत्नी को अलविदा कहना चाहता था। वह उसे अपना पता भी देता है और अपना मन बदलने की स्थिति में उसे संपर्क करने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद केटी और आइरिस ओवेन द्वारा नए मालिक के लिए छोड़े गए वीडियो टेप को देखते हैं। ओवेन खुलासा करता है कि बैगहेड केवल गार्डियन के आदेश को सुनता है और उसका पालन करता है, जिसका नाम संपत्ति के कागजात पर है। उसके पास मृतकों को वापस लाने की शक्ति है। जो कोई भी अपने मृत रिश्तेदारों से बात करना चाहता है, उसे केवल 2 मिनट बात करनी चाहिए, अन्यथा बैगहेड उनके दिमाग में हेर फेर करना शुरू कर देती है और उन्हें उनका शत्रु बना सकती है, या फिर वह उनके सिर के अंदर रेंग जाएगी और अगर वे जाने की कोशिश भी करेंगे तो वह उन्हें वापस वहीं ले आएगी। फिर वह बताता है कि जितना अधिक कोई बैगहेड का उपयोग करता है, वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली हो जाती है, इसलिए उसका उपयोग न करना ही बेहतर है। उसका एकमात्र लक्ष्य तहखाने से बाहर निकलना है। यह सब जानने के बाद आइरिस को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके पिता इतने साल पहले अचानक क्यों चले गए थे। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह अपने परिवार को इस शैतान से सुरक्षित रखना चाहते थे। लेकिन वकील ने आइरिस से संपर्क किया और उसे पुराने पब में ले आया। यह सब सुनकर
केटी डर जाती है और सुझाव देती है कि उन्हें उस जगह से भाग जाना चाहिए, लेकिन आयरिस वहां से भागना नहीं चाहती क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। वह कहती है कि नील बहुत अमीर है और उसके पास जो कुछ भी है वह चुकाने को तैयार है, और अगर वे उसे आखिरी बार सारा से बात करने देते हैं तो उनके पास अपना जीवन शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा होगा। केटी को यह विचार पसंद नहीं आता, लेकिन वह अनिच्छा से अपने दोस्त की खातिर रुकने का फैसला करती है। अगली सुबह आयरिस तहखाने में लौटती है और घोषणा करती है कि वह इस जगह की नई मालिक है। वह बैगेड को जाने से रोकने के लिए सीढ़ियों पर डू नॉट क्रॉस लिखती है। फिर वह नील से मिलने जाती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। इस बीच केटी तहखाने के दरवाजे को बंद करने के लिए वाइन बैरल का उपयोग करती है। फिर वह वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक एक तस्वीर का फ्रेम जमीन पर गिर जाता है। उसमें दो अज्ञात व्यक्ति खड़े होते हैं। जब केटी तस्वीर के पीछे देखती है तो उसे पता चलता है कि यह 1972 में ली गई थी और एक आदमी का नाम ऑटो है। आश्चर्य की बात यह है कि दूसरा वह वकील है जिसने आयरिस के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने की व्यवस्था की थी। केटी को पता चलता है कि ओवेन से पहले ऑटो इस जगह का मालिक हुआ करता था। इंटरनेट से उसे पता चलता है कि पारिवारिक त्रासदी का अनुभव करने के बाद ऑटो ने आखिरकार अपनी जान ले ली। और फिर अचानक वह ऑटो को देखती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वहां पर कोई नहीं है। दूसरी तरफ नील आयरिस को बताता है कि वह अपनी पत्नी सारा से बहुत प्यार करता था, जिसकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु ने उसे तबाह कर दिया, इसलिए उसने एक काउंसलिंग ग्रुप में भाग लेना शुरू कर दिया। यहीं पर उसे ओवेन के बारे में पता चला, जो कथित तौर पर 2000 यूरो के शुल्क पर उन्हें सारा से जोड़ सकता था। शाम को नील, केटी और आयरिस बेसमेंट में लौट आते हैं। नील बैगहेड को एक वस्तु देता है जो उसकी पत्नी सारा की थी, और आयरिस 2 मिनट का टाइमर सेट करती है। बैगहेड तुरंत सारा में बदल जाती है, और आखिरी बात जो उसे याद होती है वो वह क्षण होते हैं जब वह एक दुर्घटना का शिकार होने वाली थी। हालांकि यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि नील ने यह सब सिर्फ अलविदा कहने के लिए नहीं किया था। वह पूछता है कि मरने से पहले उसका किसके साथ चक्कर चल रहा था, लेकिन सारा ऐसे आरोपों से इनकार कर देती है। तभी टाइमर बंद हो जाता है और पैगेड आत्मा पर नियंत्रण कर लेती है, यह दावा करते हुए कि उसके जिंदगी में कोई अन्य पुरुष नहीं है और वह अब नील के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस समय बेसमेंट अचानक सारा की दुखद दुर्घटना के दृश्य में बदल जाता है। आयरिस सारा को कोने में रोता हुआ देखती है और सावधानी से उसके पास जाती है, लेकिन फिर सारा एक शैतान में बदल जाती है और उसे जमीन पर पटक देती है और छेद में लौटने से पहले बताती है कि आयरिस खुद इस जगह की कैदी है। मामला शांत होने के बाद नील कहता है कि वह सारा से दोबारा बात करना चाहता है। वह दावा करता है कि वह बस आगे बढ़ना चाहता था और टाइमर बंद होने के बाद उसकी पत्नी ने जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं है। हालांकि केटी और आयरिस उससे थक चुके थे, इसलिए वे उसे घर जाने के लिए कहते हैं। बाद में जब आयरिस अकेली बैठी शराब पी रही थी, उसे अचानक अपने दिवंगत पिता का दर्शन होता है। फिर वह उस परिदृश्य को देखती है जब ओवेन ने अपनी दिवंगत पत्नी से मिलने के लिए बैगहेड का इस्तेमाल किया था और उसने उसे और आयरिस को छोड़ने के लिए उससे माफी मांगी थी। 20 वर्षों से वह यहां फंसा हुआ था और अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन करने में असमर्थ था, और जहां भी वह आयरिस को देखने की कोशिश करता, बीमारी और मृत्यु उसका पीछा करने लगती थी। आखिरकार उसने संपत्ति को जलाने का फैसला किया ताकि आयरिस को दुख से न जूझना पड़े। हालांकि 2 मिनट बीत जाने के बाद बैगहेड ने उसकी पत्नी की आत्मा पर नियंत्रण कर लिया और उसे ही जला दिया। फिर दृश्य आधी रात में बदल जाता है जब आयरिस को अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे पता चलता है कि केटी अपने बेड पर नहीं है, इसलिए वह आवाज का पीछा करती हुई तहखाने में प्रवेश करती है। लेकिन केटी के बजाय उसे अपना पिता मिलता है, जो उसे बड़ी दीवार के छेद में फंसाने की कोशिश करता है। हालांकि आयरिस जाने से इनकार कर देती है और देखती है कि उसके पिता का चेहरा विक्षिप्त हो गया है। फिर ओवेन अपनी त्वचा उतार देता है और खुद को बैगहेड बताता है। आयरिस उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन इसका उल्टा असर होता है। बैगहेड
आइरिस में बदल जाता है और आइरिस अपने बिस्तर में जागती है। उसे महसूस होता है कि उसकी गर्दन के चारों ओर एक चाबी वाली रस्सी कसकर लिपटी हुई है। सौभाग्य से केटी उसकी चीखें सुन लेती है और रस्सी को काट देती है, जिससे आइरिस को लगभग दम घुटने से बचाया जाता है। दोपहर में लड़कियां वकील के पास पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वे कागजात से आइरिस का नाम हटा सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि उस वकील का कोई अस्तित्व ही नहीं है। घर लौटने पर केटी को अपनी दोस्त की सुरक्षा की चिंता होती है और वह उससे तुरंत वहां से चले जाने का आग्रह करती है। हालांकि आइरिस अपने सामान्य जीवन में वापस नहीं जाना चाहती, जहां उसके पास कुछ भी नहीं है। वह केटी पर ईर्ष्या करने का आरोप लगाती है क्योंकि उसके पास अब अपनी संपत्ति है। और आरोपों से परेशान केटी आखिरकार अपना सामान पैक करती है और घर छोड़ देती है। लड़ाई के बावजूद केटी अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए चिंतित है, इसलिए वह ऑटो के खाली घर की ओर जाती है। अंदर उसे दस्तावेजों की एक श्रृंखला मिलती है जो साबित करती है कि वह भी अभिशाप से बचने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। इस बीच आयरिस तहखाने में जाती है और अपने पिता से मिलने के लिए बैगहेड का उपयोग करती है। यहाँ ओवेन खुलासा करता है कि वह चाहता था कि पब जल जाए, उसने कोई वसीयत भी नहीं छोड़ी थी और नहीं चाहता था कि आयरिस इसमें शामिल हो। इन सभी रहस्यों को इतने लंबे समय तक दबाए रखने के लिए आयरिस उस पर गुस्सा हो जाती है, लेकिन वह उससे मिलने के लिए इस जगह को नहीं छोड़ सकता था। वह उससे माफ़ी मांगता है और उससे उसे दोबारा वापस न लाने की विनती करता है। इसके बाद निराश आइरिस ऊपर लौटती है, जहां वह डीड कागजात को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले कागज में आग नहीं लगती। तब उसे एहसास होता है कि वह गलत निर्णय लेने के बाद यहां फंस गई है। थोड़ी देर बाद केटी पप लौटती है और बार बार आइरिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह एक कमरे में बेहोश पड़ी होती है। यह मानते हुए कि उसकी सहेली तहखाने में है, केटी वहां जाती है। तभी बैगहेड उसके पास आती है और केटी अपना कुछ सामान गिरा देती है। उनमें से बैगहेड कुछ दस्तावेज निगल लेता है जो ऑटो के थे। परिणाम स्वरूप ऑटो जीवित हो जाता है। केटी फिर उसे सवाल करती है कि बैगहेड कौन है, तो ऑटो खुलासा करता है कि 400 साल पहले ब्रदरहुड नामक एक पंथ ने एक महिला की खोज की थी जो मृत लोगों को बुला सकती थी। उन्होंने उसकी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो उन्होंने उसे डायन करार दिया और उसे जला दिया। हालांकि वह फिर से जीवित हो उठी और अपना बदला लेने लगी। जब उसने बहुत से लोगों को मारना शुरू कर दिया तो ब्रदरहुड ने एक ब्लैक मैजिक के माध्यम से उसे एक भूमिगत कब्र में कैद कर दिया। लेकिन सदियों बाद उन लोगों के वंशजों ने एक बार फिर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उसकी कब्र खोल दी। जितना अधिक उन्होंने उसका उपयोग किया, उसे उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त हुई और जिन लोगों ने उसका शोषण करने की कोशिश की, उन्हें उसने मार दिया। जब केटी यह कहानी सुन रही थी, 2 मिनट खत्म हो जाते हैं और ऑटो की आत्मा को बैगहेड ने अपने वश में कर लेती है। और जैसे ही केटी जाने की कोशिश करती है, अगली सुबह आइरिस केटी के कॉल से जागती है, जो बेसमेंट से मदद की गुहार लगा रही थी। वह डर जाती है और तुरंत बेसमेंट में अपने दोस्त की मदद करने के लिए दौड़ती है। आइरिस को बड़े छेद के पार से आती हुई उसकी आवाज सुनाई देती है। अपने पिता की छेद से दूर रहने की चेतावनी के बावजूद वह केटी को बचाने के लिए दीवार में घुस जाती है। अंदर उसे एक गहरी गुफा मिलती है और वह उसमें से चलती रहती है और आखिरकार उसे अपनी दोस्त मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वे लौटने की कोशिश करते हैं, आइरिस की नज़र केटी के शव पर पड़ती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पीछे वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बैगहेड है। फिर बैगहेड उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस तुरंत उठ जाती है और दीवार के छेद से भाग जाती है। सौभाग्य से उसी समय नील आ जाता है और वह उसे वहां से ले जाता है। जब वे ऊपर पहुंच जाते हैं तब नील उसे कुछ गोलियां देता है और बताता है कि वे उसे शांत करने में मदद करेंगी। फिर वह उन्हें खा लेती है और नील को बताती है कि कोई भी दोबारा बैगहेड का उपयोग नहीं करेगा, इससे वह शक्तिहीन हो जाएगी। लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और यह देखकर नील उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है। अगले दृश्य में आइरिस जाग जाती है और उसे पता चलता है कि बहुत समय गुजर गया है। फिर वह तहखाने में जाती है और नील को किसी से बात करते हुए सुनती है।
वहां उसे पता चलता है कि नील बैगहेड के साथ एक सौदा कर रहा है। वह शैतान का गार्डियन बनने का प्रस्ताव रखता है और बदले में वह जीवन भर अपनी पत्नी के साथ संपर्क में रहना चाहता है। नील डीड पेपर पर अपना नाम भी लिखता है, लेकिन वे फिर से गायब हो जाता है क्योंकि आयरिस अभी भी जीवित है। जल्द ही बैगहेड सारा का रूप धारण करती है और उसे बताती है कि जब उसकी मृत्यु हुई तो वह गर्भवती थी। नील बहुत अधिक सख्त और असुरक्षित था, इसलिए सारा उससे डरती थी और उसे छोड़ना चाहती थी। यहाँ तक कि सारा ने उसे शांत करने के लिए चुपचाप उसे नशीली दवा भी दे दी। लेकिन जब वह अपनी कार से भाग रही थी, तभी उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। खुद को अपराधी मानकर नील रोने लगता है। इसलिए सारा उससे कहती है कि वे अभी भी एक साथ रह सकते हैं, लेकिन जब तक आयरिस जीवित है तब तक वे साथ नहीं रह सकते। लेकिन नील उसे बताता है कि वह कोई हत्यारा नहीं है। लेकिन सारा जवाब देती है कि उसने ही उसे और उसके बेटे को मार डाला था। तभी नील देखता है कि आयरिस उनकी बातचीत सुन रही है, इसलिए वह उसका पीछा करता है। वह अपने कमरे में भागती है और पुलिस को फोन करने का प्रयास करती है, लेकिन देखती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। फिर वह घबराकर छत की ओर भागती है, लेकिन नील उसे पकड़ लेता है। आयरिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि जिस महिला से वह बात कर रहा था वह उसकी पत्नी नहीं है और बैगहेड उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर रही है। हालांकि वह उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर हमला करता है। आयरिस छूटने में सफल हो जाती है और सीढ़ियों से जमीन पर उतरने की कोशिश करती है, लेकिन नील उसे छत से नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नील उसके बेजान शरीर को तहखाने में ले जाता है और उसे वापस लाने के लिए बैगहेड को उसका फोन देता है, ताकि वह कागजात पर उसका नाम लिख सके। बैगहेड फोन निगल लेता है और जल्द ही आयरिस की आत्मा प्रकट हो जाती है। नील उसे मारने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह बस बैगहेड का गार्डियन बनना चाहता था और अपनी पत्नी के साथ फिर से मिलना चाहता था। फिर वह आत्मा से घर का मालिकाना हक उसे हस्तांतरित करने के लिए कहता है। हालांकि आयरिस यानी बैगहेड उसे रिहा करने के लिए नील को धन्यवाद देती है और बताती है कि आयरिस मर चुकी है। फिर भी कागजात पर उसका नाम अभी भी है। इसलिए बैगहेड के शरीर में आयरिस की आत्मा के साथ वह अपनी खुद की गार्डियन बन गई है और बेसमेंट छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। नील को कुछ समझ नहीं आता। तभी बैगहेड अचानक उस पर हमला करना शुरू कर देती है। वह नील की मां में बदल जाती है और उसके हाथ तोड़ देती है। फिर वह सारा का रूप धारण कर लेती है और उसके सिर को बार बार जमीन पर मारती है। आखिरकार वह आयरिस का रूप धारण कर लेती है और कुर्सी से उस पर प्रहार करती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम दृश्य में बैगहेड पब के साथ साथ डीड को भी जला देती है और बेसमेंट से दूर चली जाती है। चूंकि उसे नियंत्रित करने या फंसाने वाला कोई नहीं बचा है और वह खुद अपनी गार्डियन है, तो अब वह दुनिया भर में घूमने के लिए स्वतंत्र है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती है। इसी तरह की और भी डरावनी कहानियों और रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।